हेलो स्टूडेंट्स, बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर गायत्री यादव, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एंड वी आर डूइंग द सेकेंड पेपर ऑफ बीए पार्ट 2, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। हम बीए पार्ट 2 का सेकेंड पेपर कर रहे हैं, मानव भूगोल, और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण की प्रक्रिया। नगरीकरण की प्रक्रिया हम पिछले 2 लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, और पिछले लेक्चर में हम भारत की नगरीकरण की प्रक्रिया कर रहे थे, जिसमें हमने भारत के नगरीकरण के युगों को 5 भागों में बांटा था। यानी भारत के नगरीकरण को हमने 5 युगों में बांटा था। तो आज वही 5 युग हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो युग था वो प्रारंभिक पुरा ऐतिहासिक या परवर्ती पुरा ऐतिहासिक काल था, जिसको अर्ली प्रोटो हिस्टोरिक एंड लेटर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। यह काल ईसा पूर्व 3000 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 1500 वर्ष तक था, यानी 1500 वर्ष का ये काल है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का काल था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उस समय नगरों के भग्नावशेष भूमि के नीचे से खोदकर निकाले गए हैं। 2 विभिन्न स्थानों मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में खुदाई करने पर निकले हुए प्रागैतिहासिक नगरों की रचना में और नगरों के विन्यास में बहुत कुछ समानता है। एम व्हीलर के अनुसार शिवालिक की तलहटी में स्थित रूपड़ नगर से लेकर कराची के पश्चिम में अरब सागर के तट पर सुत कगेंदर तथा 60 से भी अधिक स्थानों पर हड़प्पा संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व मिले हैं। रूपड़ की स्थिति अंबाला से 96 किलोमीटर उत्तर की ओर है। एएस जौहरी का मत है कि रूपड़ लगभग 4000 वर्ष पुराना नगर है। रूपड़ यानी यदि हम आज के हिसाब से उसको लगाएं तो 2000 बीसी यानी ईसा पूर्व 2000 वर्ष पूर्व का वो नगर है। रूपड़ एक प्राचीन व्यापारिक नगर है, जहां मैदान की कृषि की उपज का सतलज घाटी के पर्वतीय प्रदेश की वन सामग्री से विनिमय होता था। यानी आपस में एक्सचेंज होता था कृषि उपज का पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पादों से। सतलज नदी में रूपड़ तक नावें चलती थी। वर्तमान रूपड़ के उत्तर में प्राचीन रूपड़ का एक टीला है, जिसकी खुदाई करने पर आर्कियोलॉजी या पुरातत्व का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ कि वहां 5 बार नगर बस चुका है। यानी खुदाई करने पर बार बार जब अवशेष देखे तो उनको 5 प्रकार के अवशेष वहां पर पाए गए, तो इससे ये डिसाइड हुआ कि वहां 5 बार नगर बस चुका था। प्राचीन रूपड़ में मकान ककरीले पत्थर और नदी के बट्टड़ों से बनते थे, और गारे की चिनाई होती थी। गारा यानी कि कीचड़ जो है उससे चिनाई होती थी। ईंटों को भट्टी में जरूर पकाया जाता था और उन पकी हुई ईंटों को फिर गारे से चिनते थे। दीवारों की मोटाई बहुत ज्यादा हुआ करती थी उस समय में। एक भाग में अवशेष में एक ऐसी दीवार मिली है जो कि लंबी वक्राकार है, और वो 75 मीटर लंबी दीवार है, जिसकी चौड़ाई 3.5 मीटर से भी ज्यादा है। 3.6 मीटर उस दीवार की चौड़ाई है। हड़प्पा युग में बसे हुए नगरों में सड़कों का विन्यास प्राय आयताकार होता था, यानी ग्रिड प्रकार का होता था। जल प्रवाह के लिए नालियां होती थी। तालाब और बावड़ियों का निर्माण वैज्ञानिक ढंग का था। ऐसा ज्ञात होता है कि शायद प्लान बनाकर नगर बसाए जाते थे, जो कि आज हम देखते हैं टाउन प्लानिंग या जिसमें कि शहरों को बाकायदा रोड और सीवर लाइन या फिर नालियां पहले ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उस प्रकार के नगर हमारे देश में 3000 ईसा पूर्व यानी आज से 5000 वर्ष पहले भी उन नगरों की बनावट इस प्रकार की देखने को मिलती है, जैसे कि वो प्लान तरीके से बनाए गए हों। सिंधु प्रदेश के नगरों को ऐसी योजना के अनुसार बसाया गया था कि सफाई और जल की समुचित व्यवस्था रखने में सुविधा हो। यहाँ सफाई और जल की व्यवस्था इतनी अच्छी थी जितनी मध्यकालीन यूरोप के अधिकांश नगरों में भी नहीं मिलती। मध्यकालीन, ये तो हम पूरा काल की बात कर रहे हैं, यानी कि 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहे हैं। लेकिन मध्यकाल में भी यूरोप के नगर उतने एडवांस नहीं थे जितने कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या के नगर हमको देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी के नगर, सिंधु प्रदेश के नगरों की ऐसी योजना, यहाँ सफाई, इन नगरों में कृषक ऐसे हलों का तथा कुम्हार ऐसे चाकों का प्रयोग करते थे जिनमें बाद में औद्योगिक क्रांति होने तक कोई सुधार नहीं हो सका। इसके बाद नेक्स्ट फिर औद्योगिक क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति से पहले के ये इतने अच्छे औजार उनके पास थे कि ये नगर बहुत अच्छे से इन कारणों से फले फूले। इन नगरों के आर्थिक जीवन का आधार विदेशी व्यापार था। ये बहुत अच्छा सामान बनाते थे और विदेशों से इन सामान का व्यापार करते थे। यहाँ के व्यापारियों के काफिले, पशुओं और बैलगाड़ियों
और नावों पर माल लादकर दूर स्थित देशों की यात्रा करते थे। माल से भरी उनकी नावें नील, दजला, फरात और सिंधु नदियों में देखी जा सकती थी। नगरों के व्यापारिक खंड में सड़कें चौड़ी होती थी, सड़क के दोनों ओर दुकानें होती थी, निवास घरों के समीप तालाब होते थे, तालाबों के पास वस्त्र बदलने के छोटे कमरे भी थे, अन्न संग्रह करने के लिए बड़े कोठार तथा शयन कक्ष और रसोई घर होते थे। इनके बाहर आंगन होता था, यानी हर घर में एक समुचित व्यवस्था थी अच्छा जीवन जीने के लिए। वैदिक काल तथा महाभारत काल में नगरों का वर्णन वेदों में यत्र तत्र मिलता है। अधिकतर अथर्व वेद में ए.एस. जौहरी ने सतलज यमुना के मध्यवर्ती प्रदेश में वैदिक काल के नगरों में कुरुक्षेत्र, पेहोवा, थानेश्वर, कैथल, पुंडरी, जिसको कि कपिस्थला भी कहते हैं, राजौन, करनाल, सफीदोन, पानीपत, जींद, सोनीपत, तिलपत और पलवल का उल्लेख किया है। कुरुक्षेत्र की स्थिति महाभारत काल की महान सेनाओं के लिए सामरिक महत्व की रही थी, क्योंकि प्रदेश के सभी मुख्य मार्ग कुरुक्षेत्र से ही होकर जाते थे। कैथल का नाम महाभारत काल में कपिस्थल था और इसकी नींव महाराजा युधिष्ठिर ने डाली थी। महाराष्ट्र में महाभारत काल के नगर कटोल, कुंतलपुर, रामटेक, मानसर, मणिकलकुंड, भीवपुर, डोंगरताल, पतनसांगो, नांदी, वर्धन, भद्रपतन आदि थे। बंगाल, सौराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मैसूर राज्य और तमिलनाडु में भी सैकड़ों नगर व्यापारिक राजधानी, धार्मिक मंदिरों के तीर्थों और छोटे उद्योगों के नगर थे। प्राचीन ऐतिहासिक काल, एंशिएंट हिस्टोरिक पीरियड, तो ये था पुरा ऐतिहासिक काल, अर्ली प्रोटो हिस्टोरिक। और अब हम आते हैं प्राचीन ऐतिहासिक या एंशिएंट हिस्टोरिक पीरियड, जिसको कि आयरन एज भी कहते हैं, क्योंकि इस समय लोहा बनाना मानव सीख चुका था और आयरन एज शुरू हो गई थी। तो जो भी मकान या कंस्ट्रक्शंस थे उनमें और औजार थे उनमें लोहा काम आने लगा और उससे और एडवांस्ड वो शहर हुए। बौद्ध काल से मध्यकाल के पूर्व तक, अशोक काल तक का समय भारत में नगरों के निर्माण का स्वर्ण युग था। उस काल में प्लान बनाकर नगर बसाए जाते थे। पाणिनि और उसके पश्चात अन्य लेखकों ने ऐसे प्रसंग दिए हैं। चीनी यात्रियों जैसे फायान, हेंस ह्यूनसांग आदि के लेखों से तथा भारतीय शिलालेखों और नगरों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि बौद्ध काल में और उसके पश्चात चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन के राज्यकाल में भारत के नगरों का बहुत अधिक विकास हुआ था। तक्षशिला और नालंदा में विशाल विश्वविद्यालय थे। हम बात कर रहे हैं ईसा पूर्व 1500 की, कि वहां पर उस समय विशाल विश्वविद्यालय थे जिनके अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं, जिनमें केवल भारत के ही नहीं वरन चीन, ईरान आदि अन्य देशों के भी शिक्षार्थी विद्याध्ययन करते थे। सांची, बरहुत, राजगिरी, अजंता, नागार्जुन कोंडा और त्रिचूर के भग्नावशेष उन विशाल नगरों की भव्यता के द्योतक हैं। हर्षवर्धन के पश्चात 12वीं शताब्दी तक के काल में भारतीय नगरों का विकास तीव्र गति से चल रहा था। भारत में काशी, प्रयाग, लखनऊ, पाटलिपुत्र, गया, दरभंगा, भागलपुर, बर्धमान, ढाका, रायपुर, झांसी, मथुरा, आगरा, मेरठ, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, पानीपत, अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, पुष्कर, उदयपुर, चित्तौड़, उज्जैन, इंदौर, अवंतिका, पुणे, नागपुर, कर्नूल, बेलगांव, खंडवा आदि सभी नगर सुविकसित अवस्था में थे। इनमें वास्तुशिल्प या आर्किटेक्चर और मूर्तिकला, जिसको कि स्कल्पचर कहते हैं, वे दर्शनीय थी। ये नगर उद्योग और कला के उत्कृष्ट नमूने थे। तो हम कह सकते हैं कि भारत में नगरीकरण प्रक्रिया बहुत पहले से प्रारंभ हो गई थी और बहुत ही उस समय के अनुसार बहुत एडवांस्ड थी। तो आज स्टूडेंट्स हमने इस टॉपिक में प्रारंभिक पूरा ऐतिहासिक यानी अर्ली प्रोटो हिस्टोरिक और एंशिएंट हिस्टोरिक पीरियड किया है, और अगले जो हिस्टोरिक पीरियड्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।